माँ के मरने के बाद अब्बा ने मुझे यतीम खाने में दाखिल करवा दिया। खुद दूसरी शादी कर ली। तब मैं सिर्फ एक माँ की थी। फिर जब मैं 17 साल की हुई तो एक बड़ी उम्र का आदमी यतीम खाने में चंदा देने आया तो मुझे पसंद कर लिया और निकाह करके घर ले आया। शादी को अभी 3 दिन ही हुए थे कि एक दिन घर में बने थाने में चली गई। वहाँ पर लगी तस्वीर ने मेरी रूह तक हिला दी, क्योंकि वो तो इमराना सुनो, तुम्हें यतीम खाने की मालकिन बुला रही है, जाओ जाकर इनकी बात सुनकर आ जाओ। मेरी दोस्त मुझे इतला देकर चली गई। मैं हैरान हुई कि मालकिन मुझे क्यों बुला रही है। वो तो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। अब अचानक से मुझे बुलाने का क्या मकसद? जरूर किसी बात को ढूंढकर मुझे डांटने के लिए ही बुलाया होगा। दिल ही दिल में यही सब सोचती मैं यतीम खाने की मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने दरवाजा बजाया तो इसने मुझे अंदर आने की इजाजत दी। इसका चेहरा मामूल से ज्यादा खुला हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे वो आज बहुत ही खुशगवार मूड में है। मुझे हैरत तो हुई क्योंकि इसका मूड बहुत ही कम ठीक रहता था। हर वक्त दूसरों पर चिल्लाने के अलावा इसे कोई काम नहीं था। ये इसका बहुत ही पसंदीदा मशगला था, लोगों को परेशान करना और इन्हें नीचा दिखाना। मेरी भी बहुत बार इससे बहस हो चुकी थी। मैं अंदर गई तो इसने मुझसे कहा कि देखो, कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। मैंने सामने निगाह दौड़ाई तो वहाँ सोफे पर एक नौजवान बैठा हुआ था और उसके साथ एक औरत मौजूद थी। मैं हैरान हुई कि ये कौन है। मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ और इतने सालों में यतीम खाने में मुझसे मिलने कोई भी नहीं आया। मैंने धीरे से सलाम किया। मालकिन ने मेरा तारुफ करवाया और कहा कि ये इमराना है। जब एक माँ की थी तब इसका बाप इसे यहाँ छोड़कर चला गया था। इसके बाद से हम यतीम खाने में ही इसे पाल पोस रहे हैं। मुझे मालकिन की बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो लोग मुझसे छोटे छोटे सवालात कर रहे थे कि मैंने कितनी तालीम हासिल की है, यतीम खाने में कितने अरसे से हूँ, मेरी उम्र क्या है, वगैरह वगैरह। मुझे अजीब तो लग रहा था, लेकिन मैं मालकिन के डर से चुपचाप दिए जा रही थी कि मालकिन ने मुझसे कहा कि ये लोग खास तौर पर तुमसे ही मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। दरअसल इन्हें एक अच्छे रिश्ते की तलाश है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यतीम खाने में आकर किसी लड़के को ढूंढा जाए जिसे बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा अता पता ना हो, क्योंकि यतीम खाने ही ऐसी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ ज्यादा बाहर नहीं जाती हैं। आजकल की लड़कियाँ की तरह तेज तरार भी नहीं है। यतीम खाने की मालकिन की यह बात सुनकर मुझे जोर से हंसी आई, मगर मैंने कंट्रोल कर ली, क्योंकि यह बात बहुत ही अजीब थी कि यतीम खाने की लड़कियों को बाहर का कुछ अता पता ना हो। हालांकि इन्हें लोगों के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। हम लोगों ने जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देखा होता है और बढ़ता होता है, इसलिए हम बहुत जल्द लोगों की हकीकत जान लेते हैं। लोगों की बहुत अच्छे से पहचान होती है और मैं तो हद से ज्यादा तलख भी थी। मुझे लोगों की मुनाफिकत बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर कोई मुझसे कुछ भी गलत बात कहता तो मैं वही मुंह पर जवाब दे देती। हालांकि मैं जानती थी कि ये अच्छी बात नहीं है, ये बदजुबानी होती है, लेकिन मैं यहाँ रह रहकर इतनी ही ज्यादा तलख हो चुकी थी कि हर बात को गलत ही अंदाज में लेती और समझती थी। मुझे लगता था कि कोई भी हमारा हमदर्द नहीं हो सकता और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखी चाहिए। इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मेरे बाप ने मुझे बहुत ही छोटी उम्र में यतीम खाने में छोड़ दिया था, जब मैं सिर्फ एक माँ की थी। वो चाहते तो मुझे अपने पास भी रख सकते थे, लेकिन मुझे बोझ समझा और यहाँ छोड़ गए। मैं बाप के होते हुए भी यतीम हो चुकी थी और यतीमी में ही पली बड़ी थी। बचपन से लेकर अब तक मैं मालकिन की बहुत बार मार खा चुकी थी और इसकी बातें सुन चुकी थी। वो हम सबको गुलामों से भी बदतर तरीके से रखती थी और हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक करती थी। यतीम खाने में मेरी किसी भी लड़की से नहीं बनती थी, सिवाय एक लड़की के, समीरा, जो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मैं हमेशा इसके साथ रहती और इसी के साथ खाना वगैरह खाती थी। यतीम खाने में खाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मजाक ही होता था। यहाँ जब भी खाना आता तो वो इस काबिल होता ही नहीं था कि इसे कोई इंसान खाए। यूँ लगता था जैसे किसी जेल के कैदियों के लिए खाना आया है। दरअसल यतीम खाने में जो भी फंड आते थे, इसमें से आधे से ज्यादा फंड तो वो मालकिन अपने पास रख लेती थी और बाकी बच्चे कुछ फंड को हमारे ऊपर खर्च करते थे। यतीम खाने की सफाई भी हम लोग ही करते थे। पढ़ाई के नाम पर भी मालकिन ने से हमारे साथ मजाक ही किया था। एक ना तजुर्बाकार टीचर को बुलवाकर नाम की पढ़ाई करवाती थी, हालांकि इसे हमारी तालीम के अलग से पैसे मिलते थे। वो एक डाकू थी। डाकू कहना ठीक ही है, क्योंकि जो पैसे हमारे फलां वो बहूत में लगाने जाते थे वो सब वो अपने पास रखती थी और ऐसे इशरत की जिंदगी जी रही थी। यतीम खाने की मालकिन बहुत ही मोटी थी और मुझे बहुत बुरी लगती थी। वैसे भी यहाँ पर कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जिसे यतीम खाने की मालकिन पसंद हो। सब हर वक्त इसके बारे में
गलत बातें ही करते रहते थे। इसने हर एक लड़के के साथ इतना बुरा सलूक किया था कि किसी के दिल में भी इसके लिए अच्छी जगह नहीं थी। बस जहाँ से ऐसे पैसे नजर आते थे वही इसके अंदर की नरमी बाहर आ जाती थी। अभी भी इस औरत और मर्द के सामने बैठी खुशी आमेदी लहजे में बातचीत कर रही थी। मैं जानती थी कि इसने बहुत मोटी रकम ऐंठ ली होगी। वो मुझे कह रही थी कि मैंने यतीम खाने की बहुत से लड़कियों की तस्वीर इन्हें दी थी, इनमें से तुम ही पसंद आई हो, अब ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो मुझे इशारा कर रही थी कि तमीज से बैठो और अदब से पेश आना, इस रिश्ते से मना मत करना। मैं जानती थी कि यतीम खाने की मालकिन एक तरह से मेरा सौदा कर रही है, मगर वो औरत, इसके साथ मौजूद लड़का बहुत ही सुलझे हुए लग रहे थे। एक पल को मैंने हिसाब लगाया कि अगर मेरी शादी इस लड़के से हो जाती है तो मेरी जान इस यतीम खाने और इसकी मालकिन से छूट जाएगी। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी। अगर मैं यही रही तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, न ही मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। मुझे अगर एक मौका कुदरत दे रही है तो मुझे इससे फायदा उठाना चाहिए। यही सोचकर मैंने एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और यतीम खाने की मालकिन को इसके ही अंदाज में जवाब दिया और कहा कि ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। मेरी इतनी फरमाबरदारी देखकर वह हैरान हो गई। यकीन तो इसे नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी इसने इन लोगों के सामने कहा कि हम कुछ दिन में आपको जवाब दे देंगे। जब वो लोग वहां से चले गए तो यतीम खाने की मालकिन मुझसे कहने लगी, तुम इतनी टेढ़ी लड़की हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो तुमने इतनी आसानी से हाँ कैसे कर दी? तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पल रही है? मैंने इससे कहा कि तुम्हारे से बहस करके कोई फायदा है भी नहीं, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। तुम इतने पैसे जो इंटे हैं तो इनसे मतलब रखो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मेरी बात सुनकर इसका मुंह बन गया। इसके ख्याल में तो यह बात किसी को पता नहीं चलनी थी, मगर मैं भी इसके रग रग से वाकिफ थी। मैं वापस अंदर आई तो मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ इमराना, मालकिन ने तुम्हें क्यों बुलाया था कि अब फिर से डांट रही थी? मैंने इनसे कहा कि नहीं, डांट नहीं रही थी, आपकी बात तो मेरी किस्मत चमक गई है। वो हैरान हुई और कहने लगी कि आखिर कैसे? मैंने इसे सारा वाकया कह सुनाया और बोले, मैं हाँ कर चुकी हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। एक अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में अपने आप को साबित करना चाहती हूँ और अपनी ये गलत पहचान बनाना चाहती हूँ। क्या ये कुछ गलत है? समीरा कहने लगी, नहीं, मगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और तुमने बिना इन दोनों से अकेले में बातचीत किए कैसे ये फैसला क्यों ले लिया? तुम्हें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था। मैंने इनसे कहा कि मुझे नहीं पता मैंने गलत फैसला किया है या फिर सही, और ये भी नहीं जानती इस फैसले के असरात मुझ पर क्या होंगे, लेकिन मैं इस मौके को हरगिज भी अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। और तुम परेशान मत हो, मैं जल्द से जल्द तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकालने का बंदोबस्त करूंगी और देखना एक दिन मैं इस यतीम खाने की मालकिन से हर जुल्म का बदला लेकर रहूंगी। पूरी रात मैं आंखों में अपने ख्वाब ही सजाए रही। वहां रहने वाले सारी लड़कियों को इस बात का इल्म हो चुका था कि अब मैं इस यतीम खाने में नहीं रहूंगी। जल्दी ही यहाँ से रुखसत होकर एक बड़े घर में चली जाऊंगी। सेब खुसर खुसर कर रही थी और इस बात से जल भी रही थी और कुछ तो तजस्सुस के मारे मेरे इर्द गिर्द जमा हो चुकी थी। इन्हें कोई चिटखारेदार कहानी चाहिए थी, मगर मैंने इन सबको नजरअंदाज किया और ये सोचने लगी कि यहाँ से निकलकर सबसे पहले काम क्या करूंगी। मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, मगर अपने बाप से कभी भी नहीं मिलना चाहती थी। मुझे अपने बाप से नफरत हो गई थी। मेरे लिए तो मेरा बाप मर चुका था सालों पहले। अगर वो अब कभी मुड़कर वापस आता तो भी मैं इसे पहचानने से ही इनकार कर देती। वैसे भी मुझे अपने माँ बाप की शक्ल तो याद ही नहीं थी। एक माँ के बच्चे को क्या पता होता है कि कौन अब का क्या लगता है। इसलिए इस दुनिया में लोगों की भीड़ में अगर कहीं वो मुझे दिख भी जाते तो मैं ना तो इन्हें पहचान पाती और ना ही वो मुझे पहचान पाती। इसलिए मैं आराम से इस शहर में रह सकती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे अब्बा अब कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, और ना ही मैं ये जानने में कोई दिलचस्पी रखती थी। मगर समीरा ने मुझसे कहा था कि जब तुम यहाँ से जाओ तो सबसे पहले अपने अब्बा से मिलने जाना, हो सकता है कि वो तुम्हें याद करते हो। समीरा मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत ही नरम दिल की लड़की थी और हमेशा दूसरों को मौका देने पर यकीन रखती थी। मैं ऐसी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी थी। हमारी दोस्ती की शुरुआत भी बहुत ही अलग तरीके से हुई थी। मुझे याद है मैं इस वक्त 7 साल की थी जब समीरा यहाँ पर पहली बार आई थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और मालकिन का रवैया इसे बहुत खौफजदा कर रहा था। इसके अम्मा अब्बा की मौत एक हादसे में हो गई थी और इसके सगे चिचा ने इसके अब्बा की जायदाद पर कब्जा करके इसे यतीम खाने में छोड़ दिया था। वो लावारिस यहाँ मिली थी। मालकिन इसे अंदर ले आई।
सब लड़कियां इसे अजीब अजीब नजरों से घूर रहे थे और वो रोए जा रही थी और एक कोने में जाकर बैठ गई। मालकिन ने गुस्से से कहा कि अपना रोना धोना बंद करो, अब तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा, तुम्हें यही रहना है। मुझे इसकी बात सुनकर गुस्सा आया और वो एक बच्चे पर ऐसे चिल्ला रही है, इसलिए इसके जाने के फौरन बाद मैं उठकर समीरा की तरफ आई और धीरे से इसके हाथों को थामा, इसकी आंखों में देखा जहां से आंसू टपक रहे थे। फिर मैंने इसकी आंखें साफ किए और इसे कहने लगी कि देखो, अब तुम इस पूरी दुनिया में अकेली हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं आज से तुम्हारी दोस्त हूँ, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों पर भरोसा मत करना, ना ही इनसे कोई उम्मीद में लगाना, इस सब का कोई फायदा नहीं होता है। इस दिन के बाद से मेरी और समीरा की ऐसी दोस्ती हुई जो आज तक नहीं टूट पाई थी। वक्त के साथ साथ इसने भी यहाँ रहना सीख लिया था और अब तो बहुत साल गुजर गए थे। मैंने समीरा के अलावा यतीम खाने में किसी भी और लड़के से दोस्ती नहीं की। मेरी वाहिद दोस्त समीरा ही थी और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अहम थी। इसलिए मेरा पक्का इरादा था कि यहाँ से बाहर जाते ही सबसे पहले समीरा को यहाँ से लेकर जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़ता। वो फितरी तौर पर एक डरपोक लड़की थी और ज़रा ज़रा सी चीज़ पर रोने लग जाती थी। अभी जब इसने सुना कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ और मैंने यहाँ से जाने का फैसला कर ही लिया है, तो वो ये सुनकर भी रोने लग गई थी। हालांकि वो मेरे ऊपर जाहिर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं इसकी वजह से यहाँ पर रुक जाऊँ और अपने ख्वाबों को छोड़ दूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती थी ही ऐसी, हम एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देने पर राजी हो जाते थे। मगर अब अपने आंसू मुझसे छुपा रही थी। मैंने इससे कहा कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से बाहर तुम्हारे और अपने हम दोनों के लिए ही जा रही हूँ, तुम रो मत, सिर्फ मेरा इंतजार करना। वो बार बार मुझसे इस बात का जिक्र करती थी, कहीं वो लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे, ना जाने किन लोगों को वो मालकिन ढूंढ कर लाई है, हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला कर ही हो, इसलिए तुम एक बार फिर इस बारे में सोच लो। मैंने इससे कहा, देखो, मैं तुम्हारी तरह हरगिज नहीं हूँ जो डर जाऊँ। मैं यहाँ से एक बार अगर बाहर निकल गई तो यकीन मानो हम दोनों की जिंदगियाँ बहुत ही आसान हो जाएंगी और हमें एक बार अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का मौका मिल जाएगा। हम इस चुंगल से निकल जाएंगे। फिर मैं इसे अगले कई दिन तक इस बारे में समझाती रही। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद वो लोग दोबारा आए, मेरी दोस्त से भी मिले। उन्होंने कहा कि हमें शादी करने की बेहद जल्दी है, हम सादगी से शादी करना चाहते हैं। मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि वो इतने बड़े अमीर घर से आए हैं और अमीर लोग हैं, इसके बावजूद वो मुझ जैसी एक यतीम खाने में पलने वाली गरीब से लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं। मैंने तो सुन रखा था कि ये अमीर लोग हमेशा अपने जैसे ही लोगों में शादी करना पसंद करते हैं, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। कुछ तो अजीब था। उन्होंने तो ये बहाना बनाया था कि यतीम खाने की लड़कियां मासूम होती हैं, तेज तरार नहीं होती, मगर ये बहाना तो मुझे बिल्कुल ही बोगस लग रहा था। असल कहानी कुछ और होगी। खैर, मेरा रिश्ता एक छोटी सी तकरीब में पक्का कर दिया गया। इस तकरीब का अनखामात यतीम खाने में ही किया गया था। आज यतीम खाने की तमाम लड़कियां बेहद खुश थी, क्योंकि आज इन्हें इतने अरसे बाद अच्छा खाना खाने को मिला था। लड़के वालों ने खुद ही इंतजाम किया था, इनकी तरफ से सिर्फ इनके करीबी रिश्तेदार ही आए थे। रात के वक्त मैं अपनी उंगली में सजी मंगनी की अंगूठी को देखे जा रही थी। मैं किसी के नाम से जुड़ गई थी, मंसूब हो चुकी थी किसी से, लेकिन मेरे दिल में कोई भी जज्बात नहीं उभर रहे थे। दिल बिल्कुल खाली सा था और बहुत से शुकूक और शबाहत मेरे दिल में जड़ पकड़ कर बैठे हुए थे। लेकिन मैं इस सब का जिक्र समीरा से नहीं कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो जाए और मुझे मेरे इरादे से पीछे हटा दे। कुछ दिन बाद लड़के वालों ने ऐलान किया कि हम निकाह के लिए अगले जुम्मा को आ जाएंगे। तैयारियां वगैरह हो गई और मेरी होने वाली सास ने मेरे लिए एक अच्छा जोड़ा भी भेजा। इस सब के दौरान यतीम खाने की मालकिन ने अच्छे खासे पैसे इकट्ठा कर लिए थे। मेरे ससुराल वालों से कभी किसी चीज के नाम पर इनसे पैसे लेती तो कभी किसी चीज के नाम पर। मैं अच्छे से जानती थी वो ये सब पैसे अपनी जेब में डालने वाली है। निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो गई तो वो सब लोग निकाह के लिए आ गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान से मेरी शादी होने वाली है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी और वो है भी बहुत ही अमीर। समीरा भी मेरी वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। अब हम लोग ये उम्मीद बांधे रहे थे कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तो हमें मिल ही जाएगा। मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया। पहली बार जिंदगी में इतने ज़ेवरात पहने थे और इतना तैयार हुई थी। मैं बहुत हसीन लग रही थी। सभी मेरी तारीफ कर रहे थे।
थी। फिर बाहर शोर मच गया कि बारात आ गई है। यतीम खाने की मालकिन बाहर खड़े इस्तकबाल की तैयारियां कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग अंदर आ गए। जो ही मेरी नज़र सामने खड़े दूल्हे पर पड़ी तो मेरी तो चीखें ही निकल गई, क्योंकि वो तो ये कुधेड़ उम्र का आदमी था। अब तक जो कुछ मुझे बताया गया था इसके मुताबिक तो वह हैंडसम लड़का ही मेरा होने वाला शौहर था, जो शुरू से लेकर अब तक मुझसे मिलता आया था, और रिश्ता करने के वक्त भी वही मेरी सास के साथ आया था और मंगने के वक्त भी ये सब किया है। मैं हैरान हुई। मैंने यतीम खाने की मालकिन से कहा कि मेरी मंगनी तो किसी और के साथ हुई थी, ये कौन है, मैं इससे कैसे शादी कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो बोली, तुम पागल हो, तुम्हारी मंगनी ये कुधेड़ उम्र के आदमी से हुई है। वो तो बस तुम मना ना करो, इसलिए मैंने इस नौजवान को इधर ही रखा, तो वो दरअसल इसका छोटा भतीजा है। तुमसे ये बात छुपाए रखी। मैं जानती थी कि तुम एक ढेर उम्र से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। आप खामोशी से बैठ जाओ और हमारा तमाशा मत लगाओ। इसने तो मुझे सही फंसा दिया था। मेरे पास और कोई चारा बचा भी नहीं था। बारात दरवाजे पर खड़ी थी। इसे वापस भिजवाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। समीरा ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो तो अभी ही मना कर दो, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं मना कर दूंगी तो मेरे ख्वाब कैसे पूरे होंगे, यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी। चलो कुछ दिन इसको बर्दाश्त कर ही लूंगी। यही सोचकर मैं निकाह के लिए मान गई। वो बूढ़ा मुझे ये कांक नहीं भा रहा था। मैंने तो अब तक इस खूबसूरत नौजवान के सपने सजाए थे, इसलिए अचानक से इसे कबूल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था, मगर मुझे ये करना ही था। मैंने अपने दिल को राजी किया और आखिरकार निकाह के लिए हाँ कर ही दी। निकाह हो जाने के बाद मेरे जज्बात बिल्कुल ही अलग थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। यूँ लग रहा था जैसे मेरे सारे ख्वाब छीन गए हों। निकाह के बाद मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम्हारी रुखसती भी हम आज ही करेंगे। हालांकि इससे पहले यह बात की ही नहीं गई थी कि रुखसती निकाह वाले दिन ही की जाएगी। बहरहाल अब मैं कुछ भी बोलती या कुछ भी करती, सबका कोई फायदा नहीं होने वाला था। ये बात तो मुझे समझ में आ गई थी। समीरा भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि ये सब लोग बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। ये लग रहा था जैसे चीजों को छुपाने का शौक रखते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं थी। पहले बताना चाहिए था कि रुखसती आज ही होगी। मैं जानती थी ये सब यतीम खाने की मालकिन की चाल है। इसे पैसे चाहिए थे जो इसे मिल गए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो या आबाद हो, इस बात से इसका कोई भी लेना देना नहीं था। ना चाहते हुए भी मुझे रुखसत होकर इनके साथ आना ही पड़ा। रास्ते भर में वो अजीब अजीब तरह से छुप छुप के बातें कर रहे थे। इनकी बातें मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन यूँ लगता था जैसे कोई ऐसी चीज है जिससे मैं अनजान हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। रास्ते में मुझे इस बात का इल्म हुआ कि जिसे मैं अपनी सास समझ रही हूँ वो दरअसल मेरी सास नहीं है, बल्कि वो तो इस नौजवान की माँ है। कितना अजीब हो रहा था ना ये सब। अब ना जाने आगे जाकर किन किन राजों पर पर्दा उठने वाले थे। मैं अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी। इतनी बड़ी गाड़ी में पहली बार बैठी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पैसे वाले लोग थे। एक पल को तो मैंने सोचा कि क्या पता ये भी धोखा रही हो, खुद को अमीर बताकर वो मुझे धोखे से अपने साथ ले जा रही हो। मगर फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि ऐसा नहीं है। इनकी आदत और अतवार से ही लग रहा था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं। 1 घंटे के लंबे सफर के बाद हम लोग एक कोठी के बाहर आकर रुक गए। इतनी बड़ी को भी इतना आलीशान घर में मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। दिल खुशी से भर गया कि अब से इसको भी मैं राज करूंगी। कुछ देर पहले होने वाले वाकयात में भूल गई थी और बिल्कुल ही मगन से होकर इस कोठी को देखने लगी। लेकिन फिर तभी किसी औरत की आवाज मुझे वापस होश की दुनिया में वापस खींच लाई। मैं इनके साथ साथ भी अंदर आ गई है। कोई भी बाहर से जितनी आलीशान थी, अंदर से इतनी भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मैं तो खून खौं की तरह इधर उधर देखे जा रही थी। लोग मुझे देखकर अजीब अजीब सर्वेक्षण कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने खुद को फौरन से संभाला और डेटा कि मैं तो दुल्हन हूँ, मुझे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुझे एक सोफे पर लाकर बिठा दिया गया और फिर मूवी वगैरह बनवाने का सेशन शुरू हुआ। मैं इस सबसे बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। एक तो बड़े के साथ बैठकर मुझे तस्वीरें बनवाने का कोई शौक नहीं था, और दूसरा अब मैं काफी थक चुकी थी, सिर्फ आराम करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर किसी को ये सब बोल नहीं सकती थी। यतीम खाने से कोई भी लड़की मेरे साथ नहीं आई थी, यहाँ तक कि समीरा को आने की इजाजत भी मालकिन ने नहीं दी थी। हालांकि इसका बहुत दिल था कि वो मेरे साथ आए
और इस बात से वाकिफ हो जाए कि मैं किन लोगों के साथ जा रही हूँ। मुंह दिखाई वगैरह का सेशन से फारिग होकर मुझे कमरे में भेज दिया गया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि अपने शौहर को देखूं, लेकिन मुझे इसका इंतजार में जागना ही था। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया। मैंने इसे अलग नजर से देखा तो मुझे पता चला वो तो बहुत ही ग्रेसफुल है और बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगते हैं। मेरा देखने का नजरिया बदला तो मुझे इनमें बहुत सी अच्छाइयाँ नजर आना शुरू हो गई। वो बहुत ही धीमे मिजाज की थी। मेरी शादी की पहली रात बहुत ही अच्छी गुजरी थी। मैं जो कुछ देर पहले सब चीजों के बारे में गलत ही सोच रही थी, अब मेरी सोच अक्सर ही बदल चुकी थी। अगले दिन समीरा से मिलने के लिए मैं यतीम खाने चली गई। वो बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने इसे बताया कि जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। देखो मैं कितनी खुश हूँ। वलीमा वगैरह से फारिग हो जाने के बाद शादी का तीसरा दिन था, जब एक दिन अचानक से मैं घर में बने था खाना में चली गई। वहाँ ये कमरा बना हुआ तो मुझे हैरत थी कि इस कमरे में क्या होगा। मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और इसमें बहुत से मर्द और औरत और साथ में बच्चे थे। यूँ लगता था किसी तकरीब में ले गई है। अभी वो तस्वीर देख ही रही थी, तभी मेरे शौहर मेरे पीछे आ खड़े हुए। उन्होंने मुझे बताया कि ये तस्वीर मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त की है। अब वो मुझसे बात नहीं करता, लेकिन हम एक तकरीब में गए थे। इस वक्त इसकी बीवी भी आई थी। हम सब ने मिलकर एक साथ तस्वीर ली थी। मुझे कारोबार में मसरूफ रहकर वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला, इसलिए कभी शादी कर ही नहीं सका। अब जबकि तो इतनी प्यारी बीवी मिली है। मैं इनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। दिन यूं ही खूबसूरत गुजर रहे थे कि एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। इन्हें इस तरह संजीदा मैंने बहुत कम ही देखा था। ऐसे क्या बात हो गई थी जो वो इतना ज्यादा परेशान लग रहा था। मैंने इनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, कोई परेशानी है क्या। उन्होंने फिर मुझे धीरे धीरे बताना शुरू किया कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें ढूंढते हमारे घर पर आए हैं। ये सुनकर उछल गई। मैंने भी सोचा भी नहीं था कि अब्बा मुझे ढूंढते हुए आएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि वो यतीम खाने गए थे और वहीं से इन्हें पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। और हैरत की बात तो यह है कि तुम्हारे अब्बा ही दरअसल मेरे वो दोस्त हैं जो इस दिन इस तस्वीर में मौजूद थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे इस दोस्त की बेटी होगी। कि कैसा इत्तेफाक है। मैं हैरत से कंग बैठी रह गई। फिर मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं और एक बार बात करना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो इनसे जाकर मिल लो। मैंने गुस्से से कहा कि नहीं। उन्होंने इतने सालों में कभी भी मेरी परवाह नहीं की और मुझे यतीम खाने में डलवा दिया, तो अब मुझसे मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं। फिर मेरे शौहर ने मुझे समझाया और कहा कि तुम एक बार जाकर इनसे मिल लो और इनकी बात सुन लो। हो सकता है कि इनके पास कोई वजह हो। अब अपने शौहर की बात में टाल नहीं सकती थी, इसलिए हाँ कर दी और अगले दिन ही एक रेस्टोरेंट में अपने अब्बा से मिलने के लिए चली गई। इतने सालों बाद अपने बाप को अपने सामने देखकर भी मेरे अंदर कोई जज्बात नहीं आ रहे थे। यूँ लगता था हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है, जैसे हम दो अजनबी हों और अचानक से टकरा गए हों। वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनके चेहरे पर निदामत साफ नजर आ रही थी, लेकिन मेरा इरादा इनकी बात सुनने के बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के कहने यहाँ पर आई थी, क्योंकि इनकी बात को मैं टाल नहीं सकती थी। फिर मेरे बाप ने हिम्मत करके कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें यतीम खाना छोड़कर आने के बाद मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली थी। दूसरी बीवी के साथ हंसी खुशी रह रहा था, लेकिन इतने साल बीत गए, मेरे यहाँ एक भी औलाद नहीं हुई। मैंने इसे तलाक दे दी और दोबारा शादी की तीसरी बीवी से मेरी एक बेटी हुई, लेकिन फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसका कहना था कि मैं यह खुद गरज बाप हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने खुद गर्जे में ही तुम्हें यतीम खाने में डलवा दिया था और तुम्हारा ध्यान नहीं रखा था। और जिस बेटे को मैं अपने साथ रखना चाहता था वो खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बीवी बेटी की बात बहुत ज्यादा सुनती थी और वो इसकी बहुत लाडली भी थी। इसलिए जब इसने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना तो वो इसे साथ लिए अपने मैके चली गई। ना जाने कितने साल हो गए हैं मैंने अपनी बेटी को देखा नहीं। मेरी बीवी ने भी मुझसे तलाक ले ली है। अब मैं इस भरी दुनिया में अकेला हूँ। कहने को मेरी दो बेटियां हैं, लेकिन एक को मैंने खुद छोड़ा और दूसरी मुझे अपनी मर्जी से छोड़कर चली गई। मुझ जैसा बदनसीब इंसान कोई नहीं होगा। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे दोस्त की बीवी बन गई हो तो ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। दरअसल मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते गए थे खाने चला गया था, पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए और तुम्हारा पता करवाया। यतीम खाने की मालकिन ने मुझे बताया कि तुम्हारी तो शादी हो गई है और तुम्हारे बारे में सब बता दिया। तुम्हारा पता भी दिया। तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया तो
तो पता चला ये तो मेरा अपना ही दोस्त का घर है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुमसे इस तरह से मुलाकात होगी। मेरे अपने दोस्त से ज़्यादा बनती नहीं है, बस वो मेरे पुराने मोहल्ले का दोस्त था। मेरा कारोबार वगैरह सब डूब गया और मैं गरीब हो गया, लेकिन वो इतना ही अमीर होता जा रहा था। मुझे इससे नफरत है, तुम इससे तलाक ले लो। अब्बा की बात सुनकर मैंने हैरत सर उठाकर इनकी तरफ देखा। वो एक बार फिर से मेरी जिंदगी अपनी खुद गर्जी और नफरत की वजह से तबाह करने जा रहे थे। मैंने इनसे कहा कि अब आप दोबारा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत है। बेशक शुरू में मुझे इससे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत ही अजीज हो चुका है। मुझे आप अब मेरी जिंदगी से निकल जाएं और मेरी जिंदगी को खराब करने के लिए दोबारा मेरी जिंदगी में मत आएं। जो कुछ आपने गुजरे सालों में किया वही काफी है। शुक्र है मैं आपके साथ पली बड़ी नहीं हूँ। हमेशा सोचती थी कि काश मैं आपके साथ रहती, लेकिन अब मैं शुक्र करती हूँ, वरना आपकी इस खुदगर्जी की वजह से मैं खुद भी खुदगर्ज बन जाती और ना जाने मुझे क्या क्या सहना पड़ता। दोबारा मेरे शौहर से राबिता मत करना। आज जो मैं आपके सामने बैठी हूँ सिर्फ इन्हीं की वजह से बैठी हूँ, इनकी बात मान रखने के लिए, वरना आपसे मिलने के लिए मुझे कोई शौक नहीं है। मेरा आपसे किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं। ये कहकर मैं वहाँ से उठकर वापस आ गई। पीछे अब्बा मुझे आवाज में देते रहे। मैंने अब्बा की आंखों में लालच की चमक देख ली थी। मैं समझ गई थी कि मेरे शौहर की दौलत की वजह से वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं, जबकि वो इस बात को काफी अरसे से जानते थे कि मैं शादी के इन्हीं के दोस्त के घर में रह रही हूँ और वो मिलने के लिए अब आ रहे थे। इनकी सारी चालें मुझे अब अच्छे से समझ में आ रही थी। इस दिन मैंने सारा किस्सा वही खत्म किया और सर शादी से घर वापस चली आई। मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या बात हुई। मैंने इन्हें सारी बात बता दी और कहा कि अब आप मुझे भी इस बारे में नहीं कहेंगे कि मैं इनसे मिलूं, ये बातचीत करूं। हाँ, वो मेरे बाप हैं, इस नाते में थोड़ी सी इसकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा वो मुझसे कोई तोखा ना रखी। मेरे शौहर ने कहा कि इसने हमेशा मुझे गलत समझा है। मैं इसकी मदद करने की कोशिश करता था। दरअसल इसने गलत इंसान पर भरोसा करके अपना कारोबार इसके हाथों में सौंप दिया था और इसी वजह से इसे नुकसान उठाना पड़ा। वो सिर्फ वक्त नहीं जाया करता रहता था और मैंने दिन रात मेहनत करके अपना कारोबार खड़ा किया। इस दिन के बाद से ये मुझसे बात नहीं करता। खैर, तुम परेशान मत हुआ करो, तुम कहती हो तो मैं इसकी मदद कर दूंगा। मैंने अपने शौहर की तरफ मानून निगाहों से देखा। वो बहुत अच्छा इंसान था। आज मुझे समझ आ रही थी कि एक अच्छा इंसान होने के लिए हैंडसम होना जरूरी नहीं है। अच्छाई तो किसी भी इंसान में हो सकती है। मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी जिंदगी में मेरा शौहर नेमत बनकर आया है। मेरा इरादा था कि अब मैं समीरा का भी यतीम खाने से ले आऊं। कुछ दिन बाद मैं अपने शौहर के साथ यतीम खाने गई। समीरा मुझे देखकर बहुत हैरान हुई और कहा कि तुम इतने अरसे बाद आई हो। मैंने इससे कहा कि कुछ काम निपटा रही थी, इसलिए देर हो गई। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। मालकिन से बात कर ली है, वैसे भी वो पैसों की भूखी है। उसने तुम्हें हमारे साथ जाने की इजाज़त सिर्फ इसी शर्त पर दी है कि हम इसे पैसे दें, और हमने इसे दे दिया है। अब चलो, तुम सामान पैक करो, मेरे साथ मेरे घर में ही जाकर रहोगी। फिर मैं इसे अपने साथ लिए अपने घर चली आई। यहाँ आकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरा इरादा था कि कुछ अरसे बाद इसकी अच्छी जगह शादी कर दी जाए। मेरे शौहर वैसे भी अक्सर बिजनेस ट्रिप वगैरह पर जाते रहते थे। समीरा मेरे साथ घर पर रहती तो हम दोनों के लिए ही काफी अच्छा रहता था। एक साथ वक्त गुजारते और एक साथ ही बातें करते थे। गुजरे दिनों को याद करते हैं और आने वाले दिनों की प्लानिंग करते हैं। अब यही हमारी जिंदगी है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।